In the previous class, we had studied about the various series connected controllers and a few shunt connected controllers. The shunt connected controllers that we discussed were your STATCOM and SVC. Next, we have to study about your battery energy storage system. So, while studying STATCOM, हमने एक केस देखा था STATCOM with storage. तो storage जो होती है, it is required for real power or active power compensation. For absorbing or supplying active power, we require a storage system. So जो पहला storage system हम देख रहे हैं, that is your battery energy storage system. Battery energy storage system क्या होता है? This is nothing but जो आपकी energy होती है, it is stored in chemical form. So your battery energy storage system is a chemical based energy storage system using shunt connected voltage source converters capable of rapidly adjusting the amount of energy which is supplied to or absorbed from AC system. तो आपके पास एक केमिकल बेस्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है एंड यूजिंग द वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर्स आप क्या करते हो? उस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से आइदर आप एक्टिव पावर लेते हो या फिर आप इसको एक्टिव पावर प्रोवाइड करते हो फॉर चार्जिंग द बैटरीज. तो सपोज आप यूज कर रहे हो स्टैटकॉम विद स्टोरेज, तो बीच में क्या हो रहा है? कुछ ऐसे टाइम आ रहा है जब आपको सिस्टम को एक्टिव पावर देने की जरूरत नहीं है. तो इफ दिस इज योर लाइन, here you have a injection transformer, then we have our voltage source converter, interface, and then here यहाँ पर हमारा स्टोरेज कनेक्टेड होता है. तो here I'm showing a STATCOM with storage. तो जब आप कोई भी रियल पावर या एक्टिव पावर आप लाइंस को नहीं दे रहे हो, आपको कोई भी एक्टिव पावर कंपनसेशन की कोई ज़रूरत अभी नहीं है, उस टाइम पे क्या होगा? जो आपका ये स्टोरेज है थ्रू दीज वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर्स, ये क्या लेगा? ये एक्टिव पावर लेगा और जो आपकी स्टोरेज है दिस विल चार्ज. और जब सिस्टम को रियल पावर की ज़रूरत होगी उस टाइम पे क्या होगा? हम रियल पावर प्रोवाइड करेंगे टू द सिस्टम. एंड वी नो जो हमारा इफ द वोल्टेज ऑफ स्टैटकॉम जो कन्वर्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज है दैट इज ES और जो लाइन के अक्रॉस वोल्टेज है दैट इज EL. फॉर रियल पावर ट्रांसफर इफ phase angle, if ES at an angle of, suppose this is at an angle of delta, if it leads तो जो ये वोल्टेज है यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर के अक्रॉस, अगर इसका फेज एंगल लीड करता है द फेज एंगल ऑफ वोल्टेज एट द पॉइंट ऑफ जहां पर ये कनेक्ट किया है हमने, जो लाइन की वोल्टेज है, अगर इसको सोर्स जो हमारा कन्वर्टर है इसकी वोल्टेज लीड करती है
then real power is injected into the system. तो इस टाइम पे क्या होगा, स्टोरेज से पावर लिया जाएगा and this will be injected into the system. Now if this is at an angle of delta, if it lags, जो हमारी लाइन वोल्टेज है अगर इसको लैग करता है then real power is absorbed. तो हम क्या करेंगे, तब रियल पावर लेंगे एंड द स्टोरेज विल बी चार्ज. जब ये चार्ज होगा तो क्या होगा, एनर्जी जो स्टोर होगी दैट विल बी स्टोर्ड इन केमिकल फॉर्म. और अगर कोई भी फेज एंगल डिफरेंस नहीं है बिटवीन द वोल्टेज ऑफ वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर एंड द लाइन वोल्टेज, उस टाइम पे कोई भी रियल पावर एक्सचेंज नहीं होगा. तो दिस इज योर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम. इसको हम BESS भी कहते हैं. नेक्स्ट जो स्टोरेज है दैट इज सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज. अब इससे पहले कि आपको मैं समझाऊं ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज क्या होता है, आपको यू शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी. तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी it is the absence of electrical resistance in a material below a certain critical temperature. तो अगर आपके पास एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होगा, this is your time axis. So this is your resistance and this is time. तो if you keep on decreasing the temperature, तो हम क्या देखते हैं कि रेजिस्टेंस कम ड्रॉप हो रही होती है एंड आफ्टर सम क्रिटिकल टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस होती है ये शार्पली ड्रॉप हो जाती है एंड इट अप्रोचेस जीरो. This is your critical temperature TC. तो अगर आपके पास एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होगा और आप टेम्परेचर को एक क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो ले जाओगे तो हम क्या देखते हैं कि रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है. जो आपका कंडक्टर होता है इट स्टॉप्स बिहेविंग लाइक ए इट स्टॉप्स ओबेइंग ओम्स लॉ. तो आपके पास अगर एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, दिस इज अ मटेरियल, इसमें जब करंट फ्लो करेगी तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा. तो नॉर्मल मटेरियल में क्या होता है, आप जैसे ही इस करंट को आप रिमूव करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी खत्म हो जाएगी. दूसरी चीज, अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आप क्या कर लो, इंस्टेड ऑफ एक सिंपल वायर आप कॉइल ले लो.
अब इस कॉइल में जब करंट फ्लो होगी, यू विल गेट ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ अगर ये जो अब आपका ये जो मैंने यहाँ पे कॉइल ली है, इफ दिस इज मेड अप ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटीरियल, तो अगर आपने टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो कर दिया, तो अब क्या होगा, आप पहले कुछ एक एनर्जी सोर्स इसके साथ कनेक्ट कर दो। तो जैसे आप इसके साथ एक एनर्जी सोर्स यहाँ पर कनेक्ट करते हो, तो दिस इज सम सोर्स आपने यहाँ पर कनेक्ट किया है बिटवीन दीज टर्मिनल्स। यहाँ पर एक सोर्स कनेक्टेड है, तो जैसी करंट फ्लो करेगी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका एक नॉर्मल कंडक्टर है, आपने यहाँ पर एक एनर्जी सोर्स कनेक्ट किया है, तो इस सोर्स में क्या होती है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। अगर अब आप एनर्जी सोर्स को रिमूव करोगे, आप इसको शॉर्ट कर दो, तो ये जो करंट है, क्योंकि यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस है, जो कुछ भी एनर्जी इस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, वो कुछ टाइप के बाद आप देखोगे वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप सुपर कंडक्टिंग मटेरियल दे रहे हो और आप सोर्स को रिमूव कर रहे हो, क्योंकि आपके सिस्टम में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो आप क्या देख रहे हो, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वैसी की वैसी ही रहेगी, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, आप कोई बीच में लॉस नहीं हो रहा है। तो यू विल सी कि यू कैन स्टोर दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज। इसमें क्या होता है, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस containing electronic converters that rapidly inject or absorb real and or reactive power in an AC system। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फॉर्म, और फिर जब हमें ज़रूरत होगी हम इससे एनर्जी ले सकते हैं, और जब हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, हम इसे चार्ज कर सकते हैं, फिर से ये एनर्जी स्टोर कर देगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो लास्ट हमारा कन्वर्टर शंट कनेक्टेड कंट्रोलर हमें स्टडी करना है, दैट इज योर थायरिस्टर कंट्रोल्ड ब्रेकिंग रेजिस्टर। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर थायरिस्टर कंट्रोल्ड ब्रेकिंग रिएक्टर। ये क्या होता है, एक शंट कनेक्टेड थायरिस्टर स्विच रेजिस्टर होता है, जिसे हम कंट्रोल करेंगे टू एड स्टेबलाइजेशन ऑफ पावर सिस्टम और टू मिनिमाइज पावर एक्सेलरेशन ऑफ generating unit during a disturbance।
तो अगर आपके पास एक ये आपके पास एक छोटा सा एक पावर सिस्टम बनाता हूँ, ये आपका जनरेटिंग यूनिट है। तो ये कुछ इसको इनपुट कुछ मैकेनिकल पावर मिल रहा है और ये डिलीवर कर रहा है सम इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, आप सपोज कर लो कि इस लाइन पे कुछ फॉल्ट आ रही है, कोई डिस्टरबेंस है, तो जिसकी वजह से हमें ये वाली लाइन रिमूव करनी पड़ी। अब स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा था, योर मैकेनिकल पावर वाज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। तो जो आपका जनरेटर था इट वाज वर्किंग एट द सिंक्रोनस स्पीड ns। अब क्योंकि एक लाइन आपकी डिस्कनेक्ट हमें काटनी पड़ी ड्यू टू सम फॉल्ट, अब हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर आपका कम हो गया है। मैकेनिकल पावर सेम है बट इलेक्ट्रिकल पावर हमारा कम हो चुका है। तो इसकी वजह से आप क्या देखोगे, आपका जनरेटर एक्सेलरेट करेगा। और अगर जनरेटर आपका एक्सेलरेट करता गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हम स्टेबिलिटी लूज कर सकते हैं। तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं अपना थायरिस्टर कंट्रोल ब्रेकिंग रेजिस्टर। तो ये क्या होते हैं, दिस इज अ शंट कनेक्टेड थायरिस्टर स्विच रेजिस्टर। बेसिकली आपके पास एक बड़ा सारा रेजिस्टर बैंक होगा। जैसे ही आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो आप क्या कर लोगे, थायरिस्टर कंट्रोल ब्रेकिंग रेजिस्टर्स को सिस्टम में कनेक्ट कर दोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो ये बेसिकली रेजिस्टर्स क्या कर रहे हैं, ये इनमें हमारा पावर या हमारी एनर्जी डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जब हम थायरिस्टर कंट्रोल ब्रेकिंग रेजिस्टर्स को सिस्टम में कनेक्ट कर देंगे, शंट कनेक्ट कर लेंगे, तो आपने क्या कर लिया, आपने यहाँ आप समझिए कि आपने यहाँ पर ये TCBR इस जगह पे ये लगा लिया। तो अब यहाँ कुछ पावर सप्लाई करना होगा और कुछ पावर कौन लेंगे, आपके TC, ये जो आपके ये रेजिस्टर्स हैं, इसमें भी कुछ पावर डिसिपेट हो जाएगा। जब तक आपका फॉल्ट सारा क्लियर हो जाए तब तक आप इसका यूज करो। मैकेनिकल पावर हमारा इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर, और जो हमारा ये एक्सेलरेट कर रहा था, ये एक्सेलरेशन हमारी मिनिमाइज हो जाएगी। तो मशीन हमारी वर्क करेगी नॉर्मली एट सिंक्रोनस स्पीड। जैसे डिस्टर्बेंस खत्म हो जाती है, जैसे आपकी ये डिस्टर्बेंस खत्म हो रही है, उसके बाद आप TCBR को रिमूव कर सकते हो अपने सर्किट से। सिमिलरली दूसरा केस हम ये भी समझ सकते हैं कि लोड जो है यहाँ पे कनेक्टेड, आगे जो लोड्स थे वो लोड ही कम पावर ले रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, जो आप मैकेनिकल पावर प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज मोर देन इलेक्ट्रिकल पावर। अब कुछ टाइम के लिए हम क्या देख रहे हैं, जब तक आप जो इधर से इनपुट है, चाहे वो स्टीम हो चाहे वो वाटर हो, आप उसको जब तक कम करोगे तो कुछ टाइम के लिए आप देखोगे कि आपका सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगी, आपका जो ये मशीन होगी दिस विल एक्सेलरेट। तो जब तक आप इनपुट जो ये आपका मैकेनिकल पावर जो आप दे रहे हो, जब तक आप इसको थोड़ा मिनिमाइज करोगे सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू योर इलेक्ट्रिकल पावर, तब तक आप TCBR को ऑन कर लो। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका जनरेटर है, जो आपका जनरेटिंग यूनिट है, इट विल नॉट accelerate. So TCBR is a shunt connected thyristor switched resistor which is controlled to aid stabilization of a power system or to minimize the power acceleration of a generating unit during a disturbance. तो ये थे हमारे शंट कनेक्टेड कंट्रोलर्स। तो इसके साथ हमने सीरीज कनेक्टेड एंड शंट कनेक्टेड कंट्रोलर्स सारे खत्म कर दिए। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट योर combined series controllers and combined series shunt controllers.